मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जादू टूटता है कहानी। इसके लेखक हैं कैलाश बनवासी जी। इस कहानी को भी DBSE बोर्ड के द्वारा 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये आपकी दूसरी यूनिट का हिस्सा है। कैलाश बनवासी जी का जन्म 10 मार्च 1965 में दुर्ग में हुआ। उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो उन्होंने गणित में BSc किया और अंग्रेजी साहित्य में MA किया। और ये हैरानी वाली बात है कि हम उनकी कहानी हिंदी में पढ़ रहे हैं। लेखन किसी को बांधता नहीं है कि आप किस भाषा में विशेषज्ञ हैं, कौन सी भाषा को आपने अपनाया है। अगर आपके मन के भाव किसी और भाषा को पसंद करते हैं और उसी भाषा में अभिव्यक्त होना चाहते हैं तो आप कोई भी भाषा क्यों ना पढ़ लें। आप किसी भी भाषा में किसी और दूसरी भाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। 1984 के आसपास लिखना इन्होंने शुरू किया। आरंभ में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन किया। अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें, 70 से भी अधिक कहानियाँ देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारी कहानियाँ चर्चित रही, किंतु कहानी बाजार में रामधन सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी। अब तक 3 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। लक्ष्य तथा अन्य कहानियाँ, बाजार में रामधन, पीले कागज की उजली इबारत। कहानियाँ गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला तथा अंग्रेजी में भी अनुदित हो चुकी हैं। इन भाषाओं में भी इनकी लोकप्रियता की वजह से इनका अनुवाद हो चुका है। इनका पहला उपन्यास लौटना नहीं है जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। समसामयिक घटनाओं तथा सिनेमा पर भी इन्होंने अनेक लेख लिखे हैं। इनकी लेखन कौशल को सराहा गया और अनेक प्रकार के पुरस्कार भी इनकी कहानियों को मिले हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी जादू टूटता है। और कहानी के विषय में कोई बात नहीं करेंगे, इसको एक हम गुप्त रूप से रखेंगे कि किस तरह का जादू यहाँ पर बनवासी जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कैसे वो जादू टूटता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? आइए पढ़ते हैं कहानी जादू टूटता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रिंसिपल ने स्कूल के फंड से पैसे बैंक जाकर निकलवाने के लिए मुझे अपने कक्ष में बुलवाया था। प्राचार्य चेक साइन कर चुके थे। तभी कमरे का पर्दा जरा सा हटाकर भीतर आने की इजाज़त चाहता वह खड़ा था। प्राचार्य ने इशारे से उसे आने की अनुमति दी। वह भीतर आ गया, आभार में केवल मुस्कुराते ही नहीं, हाथ जोड़े हुए। हाँ कहो। मैं भी समझ रहा था शायद अनाथ आश्रम के लिए चंदा मांगने आया हो। स्कूल में अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं सहयोग मांगने के लिए, सबूत के तौर पर अपने पास किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र को जिलेटिन कवर में रखे हुए। और प्रिंसिपल RK सिंह, जो बहुत होशियार प्रिंसिपल माने जाते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चलता कर देते हैं। अरे जाओ यार, किसी सेठ साहूकार को पकड़ो, ये सरकारी संस्था है, कोई धर्मार्थ संस्था नहीं। पर ये ऐसे ढीठ होते हैं कि उनका 2 टूक जवाब सुनकर भी वे चिरोरी करना नहीं छोड़ते और रेलवे स्टेशन के भिखारियों की तरह एकदम पीछे पड़ जाते हैं। पर उनके सामने दाल आखिर तक नहीं गलती। मैं माने बैठा था इसका भी यही हाल होगा। बैरंग वापस। सर, मैं स्कूल जाकर अपना खेल दिखाता हूँ। ऐसे मौके पर शायद सबसे कठिन होता है पहला वाक्य कहना, और उसने अपने अभ्यास के चलते इस बाढ़ को पार कर लिया था। सर, इससे बच्चों का मनोरंजन हो जाता है। सर, मैं पिछले कई साल से ये कर रहा हूँ। आपके स्कूल में भी बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। सर, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए। वह अब तक हाथ जोड़े खड़ा था, उसी तरह याचक भाव से मुस्कुराते हुए। वह एक निहायत दुबला पतला आदमी था। पिचके हुए गाल में कटोरे जैसे गड्ढे थे। रंग कभी गोरा रहा होगा, पर अब तो उसका हल्का आभास ही बाकी है। वह कब का रंग छोड़ चुका एक ढीला शर्ट पहने था, कंधे पर एक थैला लटकाए। उम्र 35-40 के बीच रही होगी, लेकिन दिखता 48-50 का था। गरीबी और अभाव समय से पहले आदमी को कैसे बूढ़ा कर देते हैं, वह इसका जीता जागता नमूना था। देश के लाखों अभावग्रस्त लोगों की मानिंद। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर प्रिंसिपल को न जाने क्या सूझा कि आगे पूछ दिया, अच्छा क्या क्या करतब दिखाते हो? अरे बहुत कुछ सर। वह सर की सहमति से एकदम बच्चों की तरह उत्साहित हुआ
और अपनी थैले से निकालकर एक पुरानी सी फाइल दिखाने लगा जिसमें अखबारों की कतरनें चिपकाई गई थी। प्राचार्य के साथ मैं भी उसकी फाइल देखने लगा। उसी से मालूम हुआ उसका नाम लक्ष्मण सिंह है, पिथौरा निवासी। फाइल में ज़्यादातर स्कूलों से उसे मिले प्रशस्ति पत्र थे। कुछ प्रशस्ति पत्र विधायकों और मंत्रियों के भी थे। प्राय सभी में उसके कर्तव्यों को अच्छा, मनोरंजक और आकर्षक बताते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई थी। आज कौन सा दिन है? प्रिंसिपल ने मुझसे यूं ही पूछने के लिए पूछा। ये तो वे अपने सामने रखे टेबल कैलेंडर देख के भी जान सकते थे, किंतु जब आपका कोई अधीनस्थ साथ हो तो काम ऐसे ही किया जाता है। सर, शुक्रवार, मैंने बताया, यानी कल शनिवार है, तो आप कल दोपहर 12 बजे के आसपास आ जाइए। पर एक बात है, तुम अपने कर्तव्य की आड़ में कोई चीज़ तो नहीं बेचोगे? ताबीज या और कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उसने एकदम यकीन दिलाया। अपना ऐसा कोई धंधा नहीं है सर, अपन खाली अपना सर्कस दिखाते हैं। प्रिंसिपल ने उसे अनुमति दे दी। लक्ष्मण सिंह कृतज्ञता से एकदम झुक गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा सर। वह हाथ जोड़े जोड़े कमरे से चला गया। मैं बाद में देर तक इस बारे में सोचता रहा, लक्ष्मण सिंह आखिर इतना दीनहीन क्यों रहा? हमारे सामने वह अपना खेल दिखाएगा, बच्चों का मनोरंजन करेगा, इसके बदले में कुछ पैसे बच्चों से या देखने वालों से पा जाएगा। प्रिंसिपल की सहमति जरूरी है, पर इस छोटी सी बात के लिए इतनी कृतज्ञता, जैसे इसी हाँ पर उसका भविष्य टिका हो, वह भी एक कलाकार होकर। या फिर उसकी कला में कोई कमी है जिसे वह कृतज्ञता से ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगा कि मैं कितना गलत और एकांगी सोच रहा हूँ। लगा वह इस सिस्टम को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानता है, जहाँ बैठा हुआ हर अधिकारी अपने ईगो को लेकर बीमार की हद तक ग्रसित रहता है और उन्हें कुछ ऐसी ही तरकीबों से खुश किया जा सकता है, क्योंकि बदले में आप उसको कुछ पैकेज या गिफ्ट तो नहीं दे रहे हो, जो आज काम करवाने का नियम ही बन चुका है। उनके ईगो को संतुष्ट करके ही आप उनसे काम ले सकते हैं। स्कूल घूमने के बाद लक्ष्मण सिंह को यही अनुभव हुआ हो और उन अनुभवों ने ही उसे नाजुक डाली के समान लचीला बना दिया हो। लेकिन एक मन कहता था कि नहीं, वह कलाकार है और उसे अपनी और अपनी कला की गरिमा बना के रखना चाहिए जितनी भी हो सके। वह कोई सड़क छाप भिखारी नहीं है। वह अपनी कला दिखाकर बदले में कुछ पाता है, पर उसका सलूक में पचा नहीं रहा था, जो मुझे रेल डिब्बों में झाड़ू लेकर फर्श बुहारने वाले अधनंगे भिखारी लड़कों की तरह लग रहा था, जिनके चेहरे, हाव भाव सब में एक स्थायी दयनीयता चस्पा होती है, जो हर मुसाफिर के पास घिसटते हुए पहुंचते हैं, रुपए 2 रुपए के लिए हाथ फैलाते हैं। पर मैं बेवकूफ़ भूल बैठा था कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, कि उसका परिवार है, जिनके पेट भरने की रोज़ की जिम्मेदारी उसके सर पर है। और महज कला जान भर लेने से पेट नहीं भर जाता, उस कला को सबके सामने लाने का और उससे कमा लेने का हुनर भी चाहिए होता है। और ज़रूरी नहीं कि हर कलाकार को ये हुनर आता ही हो। दूसरे दिन वह समय पर आ गया था, अपने परिवार के साथ, पत्नी और 3 बच्चे, जो उसकी खेल दिखाने वाली टीम के सदस्य भी थे, और एक पुरानी साइकिल जिसमें उसके खेल के सामान बंधे थे। यह जुलाई के आखिरी दिन थे। इसके बावजूद आज बारिश के आसार नहीं थे। हालांकि आकाश में स्लेटी बादल छाए हुए थे और दिन कबूतर के पंख की तरह सुरमई और कोमल था। मौसम का ये रूप हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए कि ये छोटे से गांव का एक छोटा सा स्कूल है, जहाँ 6वीं से 10वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। गिने चुने कमरे हैं। बच्चों के बैठने के लिए अलग से कोई हॉल नहीं है। स्कूल के सारे कार्यक्रम लाल बजरी वाले खुले प्रांगण में ही होते हैं। बरसात होने पर कार्यक्रम रद्द। भगवान का शुक्र था कि बरसात के दिन होने के बावजूद मौसम खुला था। स्कूल के बच्चे और स्टाफ प्रतीक्षा कर रहे थे कार्यक्रम शुरू होने की। बच्चे इसलिए खुश थे कि आज पढ़ाई नहीं होगी और खेल देखने को मिलेगा। वहीं स्टाफ इसलिए कि आज पढ़ाना नहीं पड़ेगा। और अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जिनके लिए नहीं पढ़ाना इस पेशे का सबसे बड़ा सुख है। स्टाफ रूम में लक्ष्मण सिंह हमसे मिलने वहाँ आया। आते ही उसने सभी शिक्षकों को प्रणाम किया। उसके साथ 5-1 बरस का एक नन्हा और सुंदर बच्चा भी था, जिसकी आंखों में काजल की मोटी रेखा थी, गालों में रूज की लाली के 2 गोले और माथे पे लाल टीका। अरे सर मैडम, लोगों को नमस्ते करो, उसने बच्चे से कहा। बच्चे ने नमस्ते में हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे अपने पास बुलाया, पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रामू जोकर, उसने सपाट भाव से कहा। सुनकर मुझे एक धक्का लगा। 5-6 बरस की नन्ही उम्र,
नाम रामू जोकर। जोकर, जैसे अभी से उसका भाग्य तय हो गया हो। आगे क्या बनना है? वह इतनी छोटी उम्र में अपने पिता के साथ काम कर रहा है। अभी शायद उसे काम शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। उसके लिए अभी काम भी बस एक खेल है। वह खेल की तरह ये काम कर लेता होगा। उसके चेहरे पर कातरता नहीं, अपनी उम्र की स्वाभाविक मासूमियत थी। और यही बात गनीमत लगी मुझे। पर जैसे जैसे वह दुनिया को जानने लगेगा, सीखने लगेगा, जीने के एक जरूरी गुण के रूप में, कला के साथ साथ इस गुण का विरासत में मिलना, उसके प्रति एक घोर अन्याय लगा था मुझे। साथ ही यह भी लगा कि इस अपराध में लक्ष्मण सिंह के साथ हम सब भी शामिल हैं। उसके बालपन की हत्या करके उसे सिर्फ एक पालतू और उपयोगी जानवर बनाने में वह कल इसका अभ्यस्त हो जाएगा और इसी निर्हिता के साथ जीता रहेगा, ये जाने बगैर कि उसके भी कुछ अधिकार हैं, कि दुनिया के करोड़ों लोग इन अधिकारों के साथ जीते हैं। मुझे गुस्सा आया था लक्ष्मण सिंह पर, लेकिन अंततः मैं कर ही क्या सकता था। मेरे सोचने भर से क्या होता है? घर परिवार चलाने का भार लक्ष्मण सिंह को ही ढोना है। कैसे? ये उसे ही तय करना है। मेरे भावनात्मक रूप से यूं पसीजने का कोई अर्थ नहीं था। बीच मैदान में लक्ष्मण सिंह ने अपना डेरा जमाया। उसके चारों ओर बच्चे जमा हो गए। एक अपेक्षाकृत छांवदार जगह में प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाएं कुर्सियों पर बैठ गए। उसकी सूखी मरियल देह वाली पत्नी ढोलक बजाती थी और जोर जोर से कुछ गाती जाती थी, अपनी किसी भाषा में जो हम सबकी समझ से परे थी। पता नहीं वह उड़िया में गाती थी कि तेलुगु या फिर असमिया। कभी लगता ये मराठी है तो कभी लगता कन्नड़, शायद ये संथाली थी या शायद गोंडी या हल्बी या ऐसे ही कोई आदिवासी भाषा जो इस दुनिया से बहुत जल्द खो जाने वाली है। ढोलक की थाप के साथ उसके रूखे भूरे बाल बार बार सामने आ जाते थे। पता नहीं वह क्या तो गा रही थी, पर लगता था जैसे अपनी आत्मा को झंझोड़कर गाते हुए लगातार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, किंतु हम जो उसकी भाषा से सर्वथा अनजान थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे, सिवाय उसकी ढोलक के चीखते से धप्पड़ धप्पड़ के बीच बीच में उसकी 8 साल की बेटी अपनी पतली आवाज़ में कुछ अजीब लय में ओ करके अपनी माँ के सुर में सुर मिलाती थी, मानो उसके कहे का समर्थन करती हो। इस दौरान नन्हा रामू जोकर जमीन पर बार बार गुलाटियाँ खाता रहा और बच्चे हंसते रहे। सबको नमस्कार करके लक्ष्मण सिंह ने अपना खेल आरंभ किया। उसने अपनी ढीली कमीज उतारकर वहीं गड़ाए डंडे पर लटका दी। बनियान में वह दुबला पतला जरूर नजर आ रहा था, लेकिन कमजोर या कातर कतई नहीं, बल्कि कमीज के उतारते ही एक गजब की चुस्ती और फुर्ती न जाने कहाँ से उसकी देह में आ गई थी। जैसे ही कमीज ने न जाने किन कारणों से उसकी क्षमता को अब तक दबा के रखा हो। अब वह हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक करतब दर करतब दिखलाता जा रहा था। सबसे पहले एक रस्सी में उसने कुछ गठान लगाए और दूसरों से उसे खोलने को कहा। जब हम में से कोई उसे नहीं खोल सका, तब उसने उसे पलक झपकते ही खोल दिया। उसके पास एक काठ की चिड़िया थी, जिसे वह बांस की एक कमची में फंसाकर जैसा चाहे वैसा उड़ा सकता था। उसके हाथ में आते ही हम काठ की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया की तरह अपने सामने उड़ता देख रहे थे और उसके पंखों की फड़फड़ाहट हमारे कानों में गूंज रही थी। यहाँ तक कि उसकी चीं चीं की मीठी आवाज़ भी हम सुन सकते थे। बच्चों ने एकदम खुश होकर तालियां बजाई। लक्ष्मण सिंह ने इसके बाद एक 4 ट्यूबलाइट अपनी छाती पर फोड़ी। उसकी छाती जैसे बिल्कुल पत्थर की थी, जिससे टकराने के बाद जोर से फटाक की आवाज़ के साथ ट्यूब के गैस और कांच के चूरे बिखर गए। बच्चों ने फिर ताली बजाई। इसके बाद उसने अपने 10 साल के दुबले बेटे को जमीन पर लिटा दिया और उसकी छाती पर एक के बाद एक 3 बोल्डर अपने सब्बल से फोड़ता चला गया। उसका बेटा करतब के बाद एक झटके से यूं उठ खड़ा हुआ मानो अपनी नींद से अभी अभी जागा हो। फिर जोरदार तालियां बजी। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने अपने सीने पर रखकर दिवाली वाला एक बड़ा एटम बम फोड़ा। धमाके से पूरा स्कूल गूंज उठा और चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया। धुआं छटने के दौरान लोगों ने देखा लक्ष्मण सिंह अपनी देह से धूल मिट्टी झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ है और उसे एक मामूली खरोच तक नहीं आई है। बच्चों ने इस बार भी ताली बजाई। उसे सचमुच कुछ नहीं हुआ था और अब सबको यकीन हो गया था कि लक्ष्मण सिंह को कुछ नहीं हो सकता। भले ही उसके शरीर पर घावों के जाने कितने ही निशान थे जो उसे इन खेलों के दौरान ही मिले हैं। घावों के काले नीले निशान सबको काफ़ी दूर से ही साफ नजर आते थे। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने अपना एक और स्पेशल आइटम पेश किया। उसने लोहे की एक मोटी और बड़ी छड़
हमको देकर उसे मोड़ने को कहा। ये हम सबके बूते से बाहर की बात थी। मैडम लोग तो शर्मा के हंसने लगी थी। सबने उसे छूकर उलट पलट कर देखा कि कहीं किसी जगह से बैंड तो नहीं या कोई और चालाकी की बात तो नहीं, लेकिन हम उस रोड में कुछ भी खराबी नहीं ढूंढ पाए। वह लोहे की एक सीधी सपाट और किसी आदिम चट्टान की तरह सख्त मजबूत छड़ थी। लक्ष्मण सिंह ने जब इस मजबूत रोड, जिसे हम 4 लोग मिलकर भी नहीं जरा सा हिला पा रहे थे, मोड़ पा रहे थे, उसको केवल अपने गले की हड्डी के बल पर मोड़ देने का असंभव सा दावा पेश किया, तो उसके बहुत शक्तिशाली लगने के बावजूद हमने उसके इस हैरतअंगेज दावे पर भरोसा नहीं किया। रोड का एक सिरा उसने जमीन में थोड़ा गड्ढा करके गड़ाया और उसके दूसरे सिरे को रखा अपने गले पर। चोट न लगे इस एहतियात से उसने गले के सामने कुछ मोड़ तोड़कर अपना रुमाल रखा और उसने अपने शरीर से जोर लगाना शुरू किया। पैर के पंजों को बेहद सख्ती से जमीन पर गाड़ लिया। इस अत्यधिक बल से उसकी देह की तमाम नसें एक बारगी यूं फूल गई जैसे अभी अभी किसी ने उसमें हवा भर दी हो। खास तौर पर उसके गले, भुजाओं और माथे की उभरी नीली नसों के जाल को हम साफ साफ देख पा रहे थे और वह अपने गले की हड्डी से, पैरों से जोर पे जोर लगाता जाता था। एक पल को लगा रोड उसके गले को भेद कर पार निकल जाएगी। लक्ष्मण सिंह अपनी देह की समूची ताकत से जूझ रहा था। वह जैसे अपने सामने किसी पहाड़ को ठेल रहा हो। उसके देह से पसीने की धार छूट रही थी। उसकी मटमैली बनियान कब की पसीने से बिल्कुल तर हो चली थी और अचानक ही जाने कैसे इस बमुश्किल 5 फुट हाइट वाले आदमी का कद हमारे सामने बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी ऊंचाई स्कूल के छज्जे को छू रही थी। उसके गले के उस हिस्से में जहां रोड धंसा था, पहले लाल चटके पड़े, फिर ये निशान गहरे हुए, फिर खून की कुछ बूंदें सब लोगों ने छल छलाती देखी। लक्ष्मण सिंह मानो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर पूरी तरह झोंकते हुए ताकत लगा रहा था। इधर उसकी पत्नी द्वारा बजाए जा रहे ढोलक पर थाप की गति एकदम बढ़ गई थी और इसी के साथ उसके गाने की लय भी तेज हो गई थी, जिसे समझ पाने में हम अब भी सर्वथा असमर्थ थे। और फिर कुछ देर तक सांस रोक देने वाले भय, रोमांच, तनाव और सन्नाटे के बाद सबने देखा कि रोड मुड़ रहा है। बीच से धीरे धीरे फिर वह क्रमशः मुड़ता चला गया और इसी के साथ बच्चों की तालियों का शोर बढ़ता चला गया। फिर कुछ ही पल बाद हमने देखा कि रोड बीच से मुड़कर अंग्रेजी के वी आकार का हो गया है। भले ही लक्ष्मण सिंह के गले में खून छलछला आया था, लेकिन हमने पाया स्कूल का पूरा आकाश उसके इस अचंभित विजय पर तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के शोर से भर उठा है और बहुत देर तक गूंजता रहा। खेल खत्म, जादू टूटता है। अब जो हो रहा है वह कोई करतब या कमाल नहीं है। रामू जोकर के हाथ में एक खंजड़ी है जिसे उसने उल्टा पकड़ा हुआ है, दिए जाने वाले पैसों के लिए कटोरा बनाकर। उसके संग उसका बड़ा भाई भी घूम रहा है। गांव के बच्चों और एकत्रित लोगों से दान मांगा जा रहा है। गांव के सरकारी स्कूल में गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है, जिससे उनके एक समय का भोजन बच जाता है। फिर भी जिससे जो बन पड़ा वे दे रहे थे खुशी खुशी। स्कूल की आज की छुट्टी हो गई थी। बच्चे अपना बस्ता लिए घर लौटने लगे। प्रिंसिपल सहित हम सभी टीचर्स स्टाफ रूम में थे। सभी टीचर्स यहाँ शहर से आते हैं जो गांव से 25 किलोमीटर दूर है, सो सबको घर जाने की जल्दी थी। लक्ष्मण सिंह स्टाफ रूम में हाथ जोड़े जोड़े मुस्कुराते हुए आया। सबसे दान या सहयोग जो कह लें मांगने। एक पल के लिए वह आज मुझे बिल्कुल नया आदमी जान पड़ा था। अभी अभी खत्म हुए उसके खेल के करतब और इस तरह से उसका यूं सहयोग राशि मांगना। पर जरा सी देर में जान गया कि अब वह फिर कल वाला लक्ष्मण सिंह है, कृतज्ञता से भरा और इसी के बोझ से मुस्कुराता हुआ। प्राचार्य आर.के. सिंह ने जब उसे 20 रुपये दिए तो वह दबे स्वर में लगभग गिड़गिड़ाने लगा। सर, बच्चों से भी यहाँ कुछ खास नहीं मिला, कम से कम आप तो। सर 50 रुपया कर दीजिए। प्रिंसिपल ने उससे कहा, अरे हमने तुमको तुम्हारा खेल करने दिया, यही बहुत है। बल्कि तुमको स्कूल को ही कुछ दे के जाना चाहिए जैसे दूसरे लोग दे के जाते हैं। खैर, मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। प्राचार्य सिंह ठीक ही कह रहे थे, इसलिए कि अभी अभी उनका काफ़ी खर्चा हो गया है मकान बनवाने में, यही कोई 20 लाख। उन्होंने कुछ दिन पहले ही हमको ये बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल के रेट आसमान छू रहे हैं, तिस पर करप्शन।
10-10 हज़ार तो उनको खाली मकान का नक्शा पास करवाने निगम के इंजीनियर को देने पड़े थे। फिर अभी भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए 5,000 की डिमांड है। पर लक्ष्मण सिंह उनसे बहुत आग्रह कर रहा था, सर आप इतने बड़े आदमी हैं, कम से कम 50 तो। लेकिन प्रिंसिपल RK सिंह बहुत होशियार प्रिंसिपल, यूँ ही नहीं माने जाते। वे टस से मस नहीं हुए। लक्ष्मण सिंह अब मैडमों की तरफ बढ़ा। मैडम लोगों के लिए ये जैसे एक संकट की घड़ी थी। यहाँ 4 मैडम हैं, उन्होंने मिलकर उसे 20 रुपये दिए। अब ये कहने की कोई बात ही नहीं है कि सबकी आमदनी अच्छी है और पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं। पर कोई क्या करे जब सब चीज़ों का खर्चा इतना बढ़ गया है। बच्चों के पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई लिखाई, सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन या डांस क्लासेज, कितने तो खर्चे हैं। लक्ष्मण सिंह को निपटाकर वे अपनी अपनी स्कूटी से निकल ली। लक्ष्मण सिंह मेरे पास आया तो मैंने उसकी मुट्ठी में 30 रुपये रख दिए। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। अब वहाँ प्रिंसिपल और मैं ही रह गए थे। अभी हम कुछ बात कर पाते, इससे पहले लक्ष्मण सिंह का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई रामू जोकर के साथ अंदर आ गया। बड़े भाई ने शायद धंधे की कुछ चालाकी सीख ली है। उसने प्रिंसिपल के पैर पकड़ लिए एकदम। सर हम आपके पैर पड़ते हैं, 10 रुपया तो और दे दीजिए सर। हम माँ बच्चों के कुछ खाने के लिए दे दीजिए सर। वह सर के पैर से जोंक की तरह चिपट गया। उसने अपने छोटे भाई से भी साहब के पैर पकड़ने को बोला। नन्ना रामू जोकर भी टेबल के नीचे से कैसे भी तो घुसकर उनके दूसरे पैर से वैसे ही चिपक गया। अब कमरे में विचित्र दृश्य था। दोनों लड़के प्रिंसिपल के पैर पकड़े गिड़गिड़ा रहे हैं, सर सर। प्रधानाचार्य उनको झिड़क रहे हैं, अरे छोड़ो, ये क्या लगा रखा है, अभी छोड़ो। इधर ये दोनों थे कि उनके पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। बहुत भूख लग रही है सर, भजिया खाने को 10 रुपया दे दो। इधर प्रधानाचार्य ने भी जैसे ठान लिया था कि इनको एक नया पैसा नहीं देना है। दोनों भाइयों ने जब कुछ नहीं मिलता देखा तो बोलने लगे, सर 5 रुपया ही दे दो, सर 5 रुपया सर। दोनों बच्चे अब बिल्कुल ऐसे भिखारी बन चुके थे जिनको देखने से पहले तो मन में अजीब सी ग्लानि भर जाती है, फिर तीव्र घृणा। प्रिंसिपल ने उन्हें काफ़ी गुस्से से देह में चढ़ आए किसी कीड़े के समान झटक दिया। चलो हटो साले, पीछे ही पड़ गए हैं। और वे तेजी से कुर्सी से उठ खड़े हुए, मुझसे कहते हुए निकल गए कि स्कूल बंद करवा देना, मैं जा रहा हूँ। और वे बाहर खड़ी अपनी कार स्टार्ट करके उसी तेजी से निकल गए। हमारे स्कूल में चपरासी नियुक्त नहीं है। इसकी व्यवस्था में बच्चों से ही दरवाजे खिड़कियां बंद करवा के ताला लगवाना होता है। मैं बाहर आया तो लक्ष्मण सिंह और उसकी पत्नी अपना माल असबाब बहुत धीरे धीरे समेट रहे थे। तीनों बच्चे भी वहीं बैठे थे। वे सभी बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने कहा, लक्ष्मण सिंह तुम सब अंदर स्टाफ रूम में बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बुलवा रहा हूँ। स्कूल के भी 2-4 बच्चे जो स्कूल बंद करते हैं रुके हुए थे, उनको नाश्ता लाने मैंने होटल भेज दिया। और यहीं पर जादू टूट जाता है। कैलाश वनवासी जी का जादू किस तरह से टूटता है, कहानी में कौन सा जादू है और किस तरह से उसको टूटते हुए दिखाया है। काल्पनिक जीवन और यथार्थ दोनों में बहुत अंतर है। जब हम किसी करतब को देखते हैं तो कल्पना लोक में खो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल जब यथार्थ के धरातल पर आकर गिरते हैं वो सारा जादू शीशे की तरह बिखर जाता है, कांच के टुकड़ों की तरह हमारे मन में चुभने लगता है। लक्ष्मण सिंह और उसके परिवार की कहानी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी जादू भरी कहानी है जब वो करतब दिखाते हैं। कितना शक्तिशाली है लक्ष्मण, कितने करतब दिखा रहा है, उसका शरीर फौलादी बना हुआ है। लेकिन दूसरे ही पल जब जादू टूटता है उस काल्पनिक दुनिया का, उस करतब का, तो सच्चाई सामने आती है। वो कितना दीन है, कितना बेचारा है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, इतना मजबूर है कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहा है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दे पा रहा है। इस तरह से ये जादू टूटता है। आपको क्या लगा, क्या कहानी का शीर्षक उचित है? क्या इसका शीर्षक जादू टूटता है ही होना चाहिए या कुछ और हो सकता है? आप अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। दोबारा से मैं याद दिला दूं, DBSE बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में इस कहानी को शामिल किया गया है। और ये जो लेखक हैं बिल्कुल नए लेखक हैं, आधुनिक युग के लेखक हैं। आधुनिक समस्याओं को कितने सजीव तरीके से इन्होंने अपनी कहानी में दिखाया है, इसका प्रमाण हमें जादू टूटता है कहानी में मिलता है।
मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए विचार के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।